पहला क्वेश्चन में हमें एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। कंपाउंड है H CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हाइड्रोजन HA, ये हाइड्रोजन HB। इन दोनों हाइड्रोजन में हमें पता करना है कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन पता करने का यही तरीका होता है, हाइड्रोजन को हटा दीजिए और माइनस चार्ज ला दीजिए। अगर यदि किसी भी कंपाउंड में या फिर कोई भी हाइड्रोजन का एसिडिक पावर हमें निकालना होगा तो हम लोग उस हाइड्रोजन को हटा देंगे कंपाउंड से, माने H+ को निकाल देंगे। हाइड्रोजन को किस फॉर्म में निकालेंगे? H+ के फॉर्म में। हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल देंगे। जैसे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से H+ को हटा देते हैं, तो H+ को हटते ही CH2 के पास माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, और फिर इस H+ को भी हटा देते हैं तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया है। अब जो भी माइनस चार्ज बनेगा उस माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी हमें पता करना है कि कौन से माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो देखिए ये माइनस चार्ज, इन दोनों माइनस चार्ज में कौन सा माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए फर्स्ट टाइम देखने में कुछ ऐसा लगता है कि ये माइनस चार्ज माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन चल रहा है, माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन चल रहा है, माने ये माइनस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, लेकिन ये माइनस चार्ज के साथ कोई रेजोनेंस नहीं चल रहा है। तो ऐसा देखने में लगता है कि ये चार्ज ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि रेजोनेंस चल रहा है, ऐसा देखने में लगता है। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस या फिर इंडक्टिव इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक या फिर कोई भी इफेक्ट तब लगता है जब एटम सेम हो और एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। यहाँ पे एटम तो सेम है, जब हम लोग कोई भी दो एटम के बीच में कंपेयर करते हैं और तब अगर ये हमें इंडक्टिव इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट लगाना होता है, तब वो सब इफेक्ट तब लगता है जब एटम और उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एटम सेम है, इस कार्बन के पास भी माइनस चार्ज, इस कार्बन के पास भी माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कहाँ से आया है? H+ को हटा दिए हैं तब माइनस चार्ज आया है। H+ को हटाने का कारण ये है कि हम लोग उस हाइड्रोजन का एसिडिटी को निकालने के लिए H+ को हटाते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। यहाँ पर भी कार्बन के पास माइनस चार्ज, यहाँ पर भी कार्बन के पास माइनस चार्ज। दोनों एटम्स बराबर हो गए, लेकिन दोनों एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा। इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, देखिए एक बार शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कार्बन दो डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, और इस कार्बन देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया जा रहा है और एक तो सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाया जा रहा है, और एक तो नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका s करेक्टर 50%, इसका s करेक्टर 33%, इसका ज़्यादा s करेक्टर तो इसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने इस कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, तो चूँकि ये कार्बन इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमें पता होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने ये वाला जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, और ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल। ये ज़्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि इसका ज़्यादा एस करेक्टर, यहाँ 50% एस करेक्टर, यहाँ पे सिर्फ 33% एस करेक्टर। तो जिसका जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल। मैंने ये हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो कार्बन आयन बना, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज को कार्बन आयन बोलते हैं, तो ये हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो कार्बन आयन बना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बना। तो ये स्टेबल तभी बनेगा जब ये बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि कोई बॉन्ड जब वीक होता है तो वो बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्टेबल बन जाता है। वीक बॉन्ड को तोड़ के स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर बना है, मानो ये जरूर वीक बॉन्ड होगा, मानो ये वाला बॉन्ड वीक होगा, और ये वाला अनस्टेबल, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल ये, तो ये अनस्टेबल माने ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड वीक है तो ये हाइड्रोजन बहुत ईजिली निकल जाएगा, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोजन ईजिली नहीं निकलेगा। तो चूंकि ये वाला हाइड्रोजन ईजिली निकल जाएगा तो ये इस हाइड्रोजन का एसिडिटी ज़्यादा, क्योंकि एसिडिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, एसिडिटी का मीनिंग कि वो हाइड्रोजन देने का पावर, कोई एसिड को एसिडिटी वही डिफाइन किया जाता है कि उसको H+ देने का पावर कितना ज़्यादा है। तो चूंकि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वीक बन रहा है तो ये H+ बहुत ईजिली दे पाएगा। तो चूंकि बहुत ईजिली H+ दे पाएगा इसलिए ये HB का एसिडिटी ज़्यादा है, मतलब HB ज़्यादा एसिडिक है देन HA। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे एसिडिटी पर। तो इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान देने वाला बात था कि रेजोनेंस
इस क्वेश्चन में रेजोनेंस भी चल रहा था, लेकिन हम लोग रेजोनेंस को प्रायोरिटी नहीं दिए, क्योंकि रेजोनेंस का प्रायोरिटी तब आएगा जब एटम भी सेम हो और एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। ये देखिए HA और HB, इन दोनों हाइड्रोजन में फिर से हमें एसिडिटी का ऑर्डर निकालना है। तो एसिडिटी का ऑर्डर निकालने के लिए सेम काम करेंगे, इस H+ को हटा देंगे, H+ को हटते ही यहाँ पे माइनस चार्ज बन जाएगा, इस H+ को हटाते ही यहाँ पे माइनस चार्ज बन जाएगा। अब दोनों का स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए एटम भी सेम है, एटम सेम होने के साथ साथ दोनों एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो जब एटम भी सेम है और एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तब जाके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाएंगे। माने तब जाके जब एटम भी सेम होगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, तब जाके हम लोग इंडक्टिव, मेसोमेरिक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन ये सब लगाते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेजोनेंस क्यों नहीं लगाए थे? क्योंकि एटम सेम था लेकिन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट था। एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था तो दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन sp था। तो जब तक हाइब्रिडाइजेशन और एटम बराबर नहीं है तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं लगाएंगे। तो चूंकि इस क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन और एटम बराबर है तब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाएंगे। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज माइनस सिग्मा पाई रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस है, तो ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये वीक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो ये वीक बॉन्ड तो इजीली टूट जाएगा, माने ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक और ये वाला लेस एसिडिक। तो इसमें भी HB इज़ मोर एसिडिक दैन HA। सीधा हम लोग सेम क्वेश्चन किए हैं, बस इसमें ध्यान देना था कि इसमें रेजोनेंस वाला फैक्टर क्यों लगाए हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन और एटम बराबर हो गया। सबसे पहले हमें चेक करना है एटम बराबर है या नहीं। अगर ये एटम ही डिफरेंट हो गया है तब हमें देखना है कि वो जो डिफरेंट जो एटम्स है वो दो डिफरेंट एटम्स सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं या फिर सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। अगर सेम ग्रुप में बिलोंग करेगा तब हम उन दोनों एटम्स का स्टेबिलिटी को चार्ज डेंसिटी की मदद से निकालेंगे। कैसे? जिसका ज़्यादा चार्ज डेंसिटी उसका स्टेबिलिटी कम, या फिर अगर यदि वो लोग सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से निकालेंगे। जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल। लेकिन जब एटम भी सेम है, अब अगर ये हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे चेक करेंगे। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल। तो एटम भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, तो लास्ट में जब ये दोनों सेम हो जाएगा तब जाके हम लोग मेसोमेरिक रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में करना था हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बेसिसिटी पे करेंगे। बेसिसिटी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्डेड NH2, दूसरा CH3CH डबल बॉन्डेड NH, तीसरा मॉलिक्यूल CH3CH2NH2। जब भी हमें कभी भी बेसिसिटी निकालना होगा और कंपाउंड में नाइट्रोजन आ जाए तो हमें बेसिसिटी का सीधा सीधा मीनिंग होता है, जब बेसिसिटी निकालना होगा क्वेश्चन में बेसिसिटी का सीधा सीधा मीनिंग होगा हमें नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा बेसिक, तो बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना है इस क्वेश्चन में हमें। तो बेसिसिटी का ऑर्डर निकालने के लिए सीधा हमें ध्यान देखना है कि कौन से कंपाउंड के नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। तो बेसिसिटी में सीधा हम लोग शॉर्टकट में ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है। जिस नाइट्रोजन पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कंपाउंड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा इसलिए बेसिक होगा क्योंकि उस पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा तो अच्छा लिविस बेस हो गया। इसलिए जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नाइट्रोजन पे वो ज़्यादा बेसिक। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है। देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पर भी दोनों पे लोन पेयर है। अब एक बात ध्यान देखिएगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है। इसको हम लोग बोलते हैं गुआनिडीन, गुआनिडीन बेस इसको बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको याद करके रख लीजिए। ये जो इतना दूर का जो स्ट्रक्चर है इसको याद कर लीजिएगा। ये इसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने कोई भी कंपाउंड दे दे और उस कंपाउंड में ये एक तो एग्जांपल दे दे तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। इसका सबसे ज़्यादा बेसिक होने का रीज़न ये है कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना किसी के साथ रेजोनेंस कर रहा है, साथ में साथ इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन मैंने
इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp, sp माने बहुत ज़्यादा एस कैरेक्टर, 50% एस कैरेक्टर माने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लोन पेयर बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो ये एक तो स्टेबिलिटी का मामला है यहाँ पे। दूसरा मामला है कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन करेगा, तो कंजुगेशन करते ही यहाँ पे और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डाल देगा। कैसे? ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा। ये लोन पेयर यहाँ पे आया, लोन पेयर सिग्मा पाई कंजुगेशन हो रहा था, तो लोन पेयर यहाँ पे आया, लोन पेयर यहाँ पे आते ही ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा। जैसे पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। तो देखिए नेट क्या हुआ, नेट इस नाइट्रोजन पे लोन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये नेगेटिव चार्ज इधर से आ गया, लोन पेयर इसके पास पहले से ही था, तो इसके कारण से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चूँकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इस नाइट्रोजन का बेसिसिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगा। तो ये कंपाउंड ए था, बी था, सी था, तो ये तो पता लगे ये सबसे ज़्यादा होगा। बी सी में कंपेयर करना है तो बी सी में कंपेयर कीजिए। देखिए ये नाइट्रोजन का लोन पेयर का हमें लोन पेयर का डेंसिटी चेक करना है। तो देखिए ये नाइट्रोजन में डिफरेंस ये है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो देखिए चूंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका sp3 है, तो इसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर, तो इसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान दीजिए, इसका ज़्यादा एस कैरेक्टर, इसका कम एस कैरेक्टर, इसका एस कैरेक्टर सिर्फ 25%, इसका एस कैरेक्टर 33%। तो इसका अगर ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा तो इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपेयर में ज़्यादा, और अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया तो इसका लोन पेयर देने का टेंडेंसी, अगर मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने ही, क्योंकि बेसिसिटी का मीनिंग होता है या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से चेक कीजिए या फिर लोन पेयर देने का टेंडेंसी कितना है। अगर लोन पेयर देने का टेंडेंसी ज़्यादा तो बेसिसिटी ज़्यादा, लोन पेयर देने का टेंडेंसी कम तो बेसिसिटी कम। तो चूँकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा माने लोन पेयर को अपने पास रखने का टेंडेंसी ज़्यादा है, और अपने पास रखने का टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसका माने देने का टेंडेंसी कम है। तो चूँकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो अपने पास लोन पेयर रखने का टेंडेंसी ज़्यादा, अपने पास रखने का टेंडेंसी ज़्यादा तो देने का टेंडेंसी कम, तो इसका बेसिसिटी कम होगा। तो सबसे ज़्यादा तो ए हो जाएगा, उसके बाद सी और बी का सबसे कम होगा। तो इस तरह से बेसिसिटी का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमें बेसिसिटी पे करना है। इसमें दे दिया है एक कंपाउंड, इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, और एनिलीन के साथ ये दूसरा कंपाउंड दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CHNH2। फिर से जब भी बेसिसिटी का क्वेश्चन आया तो हमें नाइट्रोजन के लोन पेयर में, नाइट्रोजन पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना पड़ेगा। नाइट्रोजन में कितना है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डेंसिटी। तो देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर इधर आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला आएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए NH2 यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड, इस तरह से बन जाएगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस चार्ज, इसमें भी रेजोनेंस चलेगा, लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए माइनस, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 प्लस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस सिस्टम में भी रेजोनेंस चल रहा है और इस सिस्टम में ही रेजोनेंस चल रहा है। तो रेजोनेंस चलने के कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जो यहाँ पे पहले था, रेजोनेंस नहीं होता तो ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड ही रहता है। अगर दिन इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होता तो लोन पेयर यहाँ पे था, यहीं पर रहता, कहीं पर नहीं जाता। लेकिन रेजोनेंस चूँकि इस मॉलिक्यूल में है तो लोन पेयर यहाँ से कभी यहाँ पे चला आया, तो कभी यहाँ पे है, तो कभी यहाँ पे है। तो लोन पेयर रेजोनेंस के कारण से यहाँ से नाइट्रोजन से लोन पेयर उठ के थोड़ा इधर शिफ्ट कर चुका है। तो चूँकि नाइट्रोजन से लोन पेयर शिफ्ट कर चुका है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। वैसे भी इसी मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस होने के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से नाइट्रोजन से दूर जाके शिफ्ट कर गया होगा। लेकिन तो यहाँ पर भी लोन पेयर डेंसिटी घट रहा है, यहाँ पर भी लोन पेयर डेंसिटी घट रहा है। घटने का रीज़न क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। रेजोनेंस के कारण से क्यों घटेगा, रेजोनेंस के कारण से इसलिए घटेगा कि रेजोनेंस जब हुआ तो ये लोन पेयर देखिए अब नाइट्रोजन के पास नहीं है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया है, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया है। पहले जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, लोन पेयर जब भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तो नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया है, नाइट्रोजन के पास से लोन पेयर का लॉस हो गया है। तो वही हम लोग देखते हैं, अगर जो कोई भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो वो नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर से घट जाता है। क्यों घट इसलिए गया, क्योंकि वहाँ से लोन पेयर चला गया, इसलिए वहाँ से लोन पेयर घट गया। तो चूंकि यहाँ से लोन पेयर नाइट्रोजन से चला गया है, चलने के कारण से नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आ गया है, और चूंकि नाइट्रोजन के पास से लोन पेयर चला गया है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर का डेंसिटी घट गया है। सीधा सीधा समझिए, जब भी नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो
तो वो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास से चला जाता है, क्योंकि रेजोनेंस का मीनिंग होता है चार्ज का ट्रैवल, चार्ज एक दूसरे से दूसरी जगह जाता है। तो अब यहाँ पे लोन पेयर का जब रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा तो लोन पेयर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। लोन पेयर चालू हुआ था नाइट्रोजन से, रेजोनेंस के कारण से लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर से दूसरी जगह पे चला जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन से दूसरी जगह पे लोन पेयर चला जाता है तो नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर तो घट गया, क्योंकि वो लोन पेयर चला गया। तो चूंकि वो लोन पेयर चला गया इसलिए उसके पास अपना जो लोन पेयर था वो घट गया, और अपना लोन पेयर घट गया तो इसके पास अपना चार्ज डेंसिटी घट गया। तो देखिए रेजोनेंस के कारण से नाइट्रोजन का लोन पेयर का चार्ज डेंसिटी घट जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कारण से घट रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है, लेकिन किस में ज़्यादा घटेगा? उसमें ज़्यादा घटेगा जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो वहाँ नाइट्रोजन पे ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा। तो ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा, ये देखिए इस कंपाउंड में ज़्यादा रेजोनेंस है, देखिए माइनस सिग्मा पाएगा, फिर रेजोनेंस, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। इन दोनों मॉलिक्यूल में ज़्यादा रेजोनेंस इसमें क्यों? क्योंकि देखिए रेजोनेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई, यहाँ से चलते चलते रेजोनेंस यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो इस तरह से रेजोनेंस ऐसे करके बहुत लंबा रास्ता में चला रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पे देखिए रेजोनेंस बस यहाँ से यहीं तक चला। तो इन दोनों में देखिए ज़्यादा लेंथ ये ट्रैवल किया है, चूँकि ज़्यादा लेंथ ये ट्रैवल करेगा तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ज़्यादा होगा, और इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे लोन पेयर डेंसिटी सबसे ज़्यादा घटेगा, और लोन पेयर डेंसिटी घटेगा तो इसका बेसिसिटी भी घट जाएगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में ज़्यादा बेसिक है और कम बेसिक एनिलीन, इस मॉलिक्यूल को भी हम लोग एनिलीन बोलते हैं। अब हम लोग कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्बोनायन बोलते हैं और फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसको बोला जाता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का सीधा मीनिंग कार्बन के ऊपर में प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर में माइनस चार्ज को बोला जाता है कार्बोनायन। एनायन कार्बन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज कार्बोनायन, और इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में कार्बन 3 ठो बॉन्ड बनाता है, किसी भी कोई भी इसके पास कोई भी किसी के साथ, मान लीजिए एक्स वाई जेड, किसी भी 3 ठो के साथ बॉन्ड बनाता है, सब में 3 ठो करके बॉन्ड बनाया जाता है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे फ्री रेडिकल एक्स वाई जेड। फ्री रेडिकल का मीनिंग समझिए क्या होता है। देखिए कार्बोकैटायन माने कार्बन के ऊपर में प्लस चार्ज तो कार्बोकैटायन, कार्बोनायन कार्बन के ऊपर में माइनस चार्ज तो कार्बोनायन। फ्री रेडिकल क्या होता है? मान लीजिए कोई भी एक बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे बना? ये कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? मान लीजिए कार्बन के पास अपना एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये दोनों शेयरिंग में डाल दिए तो ये भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बन गया। माने ये जो बॉन्ड है इसमें इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, तो शेयरिंग के कारण से ये बॉन्ड बना। अब मान लीजिए ये बॉन्ड कैसे बना था? ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये भी कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, अब दोनों मिलके एक बॉन्ड बन गए। अब इसी बॉन्ड को अगर रिवर्स तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इस कार्बन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन का भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसका जब बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो इस कार्बन का ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। मान लीजिए बॉन्ड को तोड़ दिए हैं तो इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन था ये अपने पास रख लिया, इसका अपना इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपने पास रख लिया। तो बॉन्ड को इस तरह से तोड़ने के कारण से जो ये जो स्पीसीज जनरेट हुआ इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल माने फ्री रेडिकल के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, फ्री रेडिकल होता है अनचार्ज। फ्री रेडिकल के पास ना ही तो प्लस चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसमें होता क्या है? इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है। इसमें फ्री रेडिकल में हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखा जाता है। फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्यों देखा जाता है? क्योंकि जब बॉन्ड बन रहा था तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड था, क्योंकि जब बॉन्ड बन रहा था तब ये बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में शेयरिंग था, और शेयरिंग होने के कारण से ये कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ही बॉन्ड टूट गया तो इस कार्बन को बस एक ही इलेक्ट्रॉन मिला, एक कार्बन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन मिला, लेकिन पहले इस कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, क्योंकि शेयरिंग में था। शेयरिंग में इस कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, 2 ठो मिल रहा था, तो पहले 2 ठो था, बाद में 1 हो गया है, तो चूंकि घट गया है इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह से फ्री रेडिकल होता है। तो कार्बोकैटायन में ध्यान रखिएगा, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। sp2 होने के कारण से इसका शेप हो जाता है ट्राइग्लोनल प्लेनर। इस कार्बोनायन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 शेप के कारण से इसका शेप हो जाता है पिरामिडल। इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता है, पिरामिडल होता है, कुछ इस तरह का। देख लीजिए एक्स, ये लोन पेयर इस तरह से एक्स वाई जेड, और मैंने कोई भी 3 ठो ग्रुप, इसके ये देखिए 3 ठो जो डैश दिख रहा है वो 3 ठो डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी 3 ठो ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से। और
कार्बन फ्री रेडिकल का भी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बोल देते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है सेम एज कार्बोकैटायन sp2, तो इसका भी शेप हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, इसका भी शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखिए कार्बोकैटायन एक तरह का लिविस एसिड जैसे बिहेव करता है। कार्बोकैटायन लिविस एसिड जैसे इसलिए बिहेव करता है क्योंकि इसके पास, देखिए ध्यान दीजिए, चूँकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो जब भी एक बात याद रखिएगा, जब भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो इस कार्बन के पास एक इस तरह से वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो चूँकि इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो वैकेंट जिस किसी भी स्पीसीज़ के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है डेट वो स्पीसीज बिहेव कर जाता है ऐसे लिविस एसिड। क्योंकि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए बिहेव करेगा लिविस एसिड की तरह। लिविस एसिड की तरह इसलिए बिहेव करेगा क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण से कोई बेस, मान लीजिए कोई बेस आ रहा है, अमोनिया मान लीजिए, अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करने के लिए आ रहा है, तो अमोनिया अपना लोन पेयर इस पर डाल सकता है। क्यों डाल सकता है? क्योंकि इसके पास एक वैकेंट स्पेस है। तो वैकेंट स्पेस है, उस वैकेंट स्पेस के पास ये लोन पेयर जा ही सकता है आराम से। लोन पेयर को कोई जगह चाहिए और उस जगह रखने के लिए लोन पेयर को जगह चाहिए, उसको आप जगह दे दीजिएगा तो वैकेंट स्पेस में, तो वो आराम से चला जाएगा। इसलिए जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो उसको हम लोग लिविस एसिड बोलते हैं। कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 पिरामिडल शेप। ये फ्री रेडिकल, ध्यान दीजिए, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किस तरह से देख लीजिए, यह है फ्री रेडिकल, ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्री रेडिकल और ये कोई भी 3 ठो बॉन्ड बना रहा है। तो 3 ठो बॉन्ड बनने के कारण से देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। अभी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे तो देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तीसरा बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, मैंने 3 ठो बॉन्ड मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, और अपने पास एक फ्री रेडिकल वाला 1 इलेक्ट्रॉन था ही। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन होते ही हम लोग को क्या पता लगा कि फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? देखिए जेड कोई भी स्पीसीज हो, जेड हाइड्रोजन हो सकता है, जेड मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो CZ है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बन रहा होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। CY वाला बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से, CX वाला बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास अपना ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए ध्यान देके हम लोग देख सकते हैं इसका ऑक्टेट क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से इसका ऑक्टेट है इनकम्प्लीट। अब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, माने ये ऑलवेज किधर ट्राई करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करने की तरफ ट्राई करेगा। तो ध्यान दीजिए फ्री रेडिकल का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, कार्बोकैटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। कैसे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, देखिए कार्बोकैटायन X के साथ बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, Y के साथ एक बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, Z के साथ बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, तो कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ध्यान दीजिए कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए कार्बोकैटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट। कार्बन फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि ऑक्टेट मैंने 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसलिए अब ध्यान दीजिए कार्बन का जो फ्री रेडिकल है वो ऑलवेज ट्राई करता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट से ऑक्टेट कंप्लीट की तरफ। इसलिए अगर दी फ्री रेडिकल को हम प्लस आई ग्रुप के साथ लगा देते हैं, फ्री रेडिकल को मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं प्लस आई ग्रुप के साथ, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और पुश करना चाहेगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से दूर भेजता है। तो ये प्लस आई ग्रुप फ्री रेडिकल के साथ, मान लीजिए प्लस आई ग्रुप को कोई प्लस आई ग्रुप या मान लीजिए मिथाइल को जोड़ दी है, कोई भी फ्री रेडिकल है, ये मान लीजिए CH2 फ्री रेडिकल, ये CH2 फ्री रेडिकल को मिथाइल ग्रुप के साथ जोड़ दिया है। मिथाइल ग्रुप हमें पता होता है, मिथाइल ग्रुप एक प्लस आई ग्रुप है, तो जब ये फ्री रेडिकल को प्लस आई से जोड़ देते हैं तो प्लस आई का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा, तो जब ये अब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजा तो CH2 फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन मिलने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको CH3 से मिल रहा है, CH3 से इसलिए मिल रहा है क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई माने इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना, तो CH3 इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है और वो इलेक्ट्रॉन आके CH2 फ्री रेडिकल के पास आ रहा है, CH2 फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अब CH2 फ्री रेडिकल को पहले था 7 इलेक्ट्रॉन, अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन मिलने लगेगा तो हो सकता है थोड़ा देर बाद इसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन होते ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने हम लोग को क्या पता लगा इससे, क्योंकि CH3 या फिर कोई भी प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल की तरफ भेजता है, तो इलेक्ट्रॉन मिलते ही इसका टेंडेंसी होता है मैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट से ऑक्टेट कंप्लीट की तरह चला जाऊं। अब इस चूंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट से कंप्लीट ऑक्टेट की तरफ चला जाता है, इलेक्ट्रॉन को लेके प्लस आई ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को लेके ये इनकम्प्लीट से कंप्लीट ऑक्टेट की तरफ चला जाता है, इसलिए प्लस आई ग्रुप
फ्री रेडिकल को स्टेबल कर देता है। और माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, ध्यान दीजिए, अभी CH2 फ्री रेडिकल को मैं मान लीजिए फ्लोरीन के साथ जोड़ दिया हूँ, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। पहले से ही इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी था, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट था तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी था। अब हैलोजन ये फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन को इससे और खींच रहा है, और खींचेगा तो और डिफिशियंसी बढ़ जाएगा, और डिफिशियंसी बढ़ जाएगा तो ऑक्टेट और ज़्यादा इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं कि फ्री रेडिकल को सीधा सीधा हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि फ्री रेडिकल को प्लस आई इफेक्ट स्टेबल कर देता है। माने फ्री रेडिकल को प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और माइनस आई इफेक्ट अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, माने फ्री रेडिकल को प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट फ्री रेडिकल को इनकम्प्लीट ऑक्टेट से ऑक्टेट कंप्लीट की तरफ लेके जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट की तरफ जाते ही वो स्टेबल बन जाएगा। इसलिए प्लस आई ग्रुप फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और माइनस आई ग्रुप उसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट से और ज़्यादा ऑक्टेट को इनकम्प्लीट कर देता है, माने उसको और ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है, माने उसको ऑक्टेट से और ज़्यादा दूर लेके चला जाता है। इसलिए माइनस आई उसको अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के कारण से फ्री रेडिकल कभी, इसलिए फ्री रेडिकल को काम करने के टाइम हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर ये प्लस आई ग्रुप है तो प्लस आई ग्रुप फ्री रेडिकल को स्टेबल करता है, और माइनस आई ग्रुप फ्री रेडिकल को अनस्टेबल कर देता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें पता करना है कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल। इन दोनों में ये दोनों फ्री रेडिकल है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर भी मिथाइल, और यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे मिथाइल। ये दोनों फ्री रेडिकल में कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है? तो ध्यान दीजिए, ये फ्री रेडिकल 3 डिग्री फ्री रेडिकल हुआ। 3 डिग्री फ्री रेडिकल कैसे? क्योंकि ये फ्री रेडिकल 3 कार्बन से जुड़ा है। ये जो फ्री रेडिकल है इस कार्बन के ऊपर में ये फ्री रेडिकल इस कार्बन का फ्री रेडिकल है। अब ये कार्बन देखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये इसलिए ये फ्री रेडिकल को हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, इसलिए इस फ्री रेडिकल को बोलेंगे 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब हमें पता करना है कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल, 3 डिग्री या 2 डिग्री। 3 डिग्री में देखिए 3 CH3 प्लस आई शो कर रहा है, तो यहाँ पे 3 प्लस आई वाला ग्रुप मिल गया हमें, और यहाँ पे सिर्फ 2 CH3 प्लस आई शो करेगा तो 2 प्लस आई। तो हमें पता होता है प्लस आई ग्रुप फ्री रेडिकल को स्टेबल प्रोवाइड करता है, तो जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, इसलिए ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम लोग ध्यान में रखना है कि प्लस आई ग्रुप फ्री रेडिकल को स्टेबल कर देता है। अब हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ेंगे, उस इफेक्ट को बोला जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस की तरफ ही होता है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है समझिए। मेसोमेरिक इफेक्ट, अगर दी कोई भी ग्रुप कोई भी रेजोनेंस वाले सिस्टम में, रेजोनेंस वाला सिस्टम माने कंजुगेटेड सिस्टम माने इस तरह का सिस्टम को हम लोग क्या बोल देंगे, कंजुगेटेड सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोल देंगे कंजुगेटेड सिस्टम। देखिए पाई सिग्मा पाई, तो पाई सिग्मा पाई है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। तो कोई भी ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम में अगर यदि इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, माने कोई भी ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करता है रेजोनेंस की मदद से, तब हम लोग बोलते हैं कि वो ग्रुप इस मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। कोई भी ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट कब शो करता है? कोई भी ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट तब शो करता है, मान लीजिए कोई भी ग्रुप, ये कंजुगेटेड सिस्टम है, मान लीजिए इस कंजुगेटेड सिस्टम में कोई भी ग्रुप जी ग्रुप को जोड़ देता हूँ, और ये जी ग्रुप क्या कर रहा है, इस कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग करा दे रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग करा देने का मीनिंग, मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को डाल रहा है मैंने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे भेज दिया। या फिर मान लीजिए कोई दूसरा ग्रुप वाई ग्रुप, इसको अगर हम कंजुगेटेड सिस्टम से जोड़ देते हैं, और ये वाई ग्रुप क्या कर रहा है, इस कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हुआ, या तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए या तो इलेक्ट्रॉन खींच लीजिए। इलेक्ट्रॉन का देना खींचना यही ट्रांजैक्शन कोई भी ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करता है रेजोनेंस के मदद से। कैसे? रेजोनेंस की मदद से। कोई भी ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करने का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांजैक्शन माने इलेक्ट्रॉन को भेजना, तो अगर यदि इलेक्ट्रॉन को भेजना या फिर खींच लेना दोनों होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को भेज देगा तो इस यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर दी, आगे समझिए बात को, इलेक्ट्रॉन अगर दी यहाँ पे आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते ही नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज वहाँ से
वहाँ पर जाते ही वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ था और ये वाला ग्रुप नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ पे ले जा रहा है। तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ पे ले जाते ही नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो देखिए, तो या तो नेगेटिव चार्ज को भेज सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज को खींच सकता है। या मान लीजिए नेगेटिव चार्ज को खींच लिया, माने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये वाला ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम से ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। तो कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ये ग्रुप अगर भेजेगा तो कंजुगेटेड सिस्टम में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर ये वाला ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो नेगेटिव कंजुगेटेड सिस्टम में प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर गया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो प्लस चार्ज बढ़ गया। माने इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन के कारण से चार्जेस अपीयर होते हैं। तो हम लोग और एक तरीके से बोल सकते हैं, अगर यदि कोई भी ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम में चार्ज डिस्पर्शन क्रिएट कर देता है रेजोनेंस के मदद से, तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कि वो ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। सीधा लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कोई भी ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करता है रेजोनेंस के मदद से, तब हम लोग बोलते हैं कि वो ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। मेसोमेरिक इफेक्ट, अब देखिए इसका एग्जांपल, मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, एक तो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। जिस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग पढ़ते थे प्लस आई इफेक्ट माइनस आई, वैसे इसमें भी प्लस एम माइनस एम। प्लस एम जैसे प्लस आई इलेक्ट्रॉन को भेजता था अपने से दूर, वैसे ही प्लस एम भी जैसे प्लस आई इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे, वैसे ही प्लस एम इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे नहीं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दूर भेजा जाएगा रेजोनेंस के मदद से। माइनस आई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे, लेकिन अब माइनस एम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा रेजोनेंस के मदद से। तो हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या पढ़े हैं, कोई भी ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम में, बेंजीन एक बहुत अच्छा कंजुगेटेड सिस्टम है, देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो कोई भी ग्रुप, अब मैं ग्रुप को बेंजीन के साथ जोड़ देता हूँ, अब कोई भी ग्रुप को अगर मैं बेंजीन के साथ जोड़ दूंगा तो ये ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ गया, ये ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ गया। अब कोई भी ग्रुप अगर यदि कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को या फिर भेज दे, या मान लीजिए बेंजीन के रिंग में ये इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, मान लीजिए इसके पास कोई लोन पेयर है, तो लोन पेयर इसके पास होगा, मान लीजिए इसके अब हमारे ग्रुप के पास लोन पेयर आ गया है, लोन पेयर आ गया है, लोन पेयर इसके पास लोन पेयर आ गया है या फिर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो लोन पेयर आ गया है इसके पास या फिर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज आए तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा। कैसे, ये लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा, पाई इधर चला जाएगा, ऐसे हम लोग रेजोनेंस करते थे। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, तो फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा, तो फिर नेगेटिव चार्ज इधर इधर, नेगेटिव चार्ज इधर बन गया। तो देखिए, अगर किसी ग्रुप के पास लोन पेयर आ जाए या फिर किसी ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो लोग ग्रुप क्या करते हैं, और वो ग्रुप को हम लोग, ध्यान दीजिएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट को शॉर्टकट में रेजोनेंस इफेक्ट भी समझा जाता है, क्योंकि जहाँ पे रेजोनेंस होगा वहीं पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा। अगर सिस्टम में रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को शॉर्टकट में समझे, रेजोनेंस का ही इफेक्ट है। तो रेजोनेंस का ही इफेक्ट है ग्रुप के कारण से। तो मैंने मॉलिक्यूल में सीधा मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा तभी मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सिस्टम में रेजोनेंस है पाई सिग्मा पाई और लोन पेयर सिग्मा पाई या फिर माइनस सिग्मा पाई। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम में रेजोनेंस है, इसलिए यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट का पढ़ाई किया जा सकता है। अगर इस सिस्टम में रेजोनेंस नहीं होगा तो हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट को नहीं पढ़ पाए। तो अभी हम लोग ये समझना है कि अभी इस ग्रुप के पास अगर यदि लोन पेयर आ जाए या फिर ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ग्रुप के पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आने पे क्या होगा, ये लोन पेयर सिग्मा पाई का कंजुगेशन होगा। और लोन पेयर सिग्मा पाई के कंजुगेशन में देखिए हमारे रिंग के ऊपर में क्या आ गया, ये ध्यान दीजिए। जब लोन पेयर सिग्मा पाई हुआ, देखिए ये है ग्रुप और ये है कंजुगेटेड सिस्टम, ये है कंजुगेटेड सिस्टम जिस पे हमें इफेक्ट को देखना है, और ये है ग्रुप। तो ये ग्रुप के पास जब लोन पेयर आ गया और जब ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो ग्रुप लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस स्टार्ट किया, और लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस स्टार्ट होते ही मेरे को बेंजीन रिंग पे क्या दिखा, पहला ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद मुझे बेंजीन रिंग पे दिखा। देखिए ये है हमारा ग्रुप और ये है हमारा बेंजीन रिंग। अब सबसे पहले रेजोनेंस होगा, इस ग्रुप के पास लोन पेयर है, अब ये रेजोनेंस स्टार्ट करेगा, लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये वाला पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन के ऊपर में आएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखेगा, ये जी, ये डबल बॉन्ड और जी के पास प्लस, ये जी, ये डबल बॉन्ड, जी के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। ये है हमारा बेंजीन का रिंग, ये डबल बॉन्ड और बेंजीन के रिंग के पास माइनस चार्ज। तो हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये जो कंजुगेटेड सिस्टम है
इस कंजुगेटेड सिस्टम में कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। देखिए नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। नेक्स्ट रेजोनेटिंग, तो नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप होने का रीज़न क्या है, वो रीज़न है ये ग्रुप। ये ग्रुप क्यों रीज़न है, ये ग्रुप इसलिए रीज़न है कि ये ग्रुप का जो लोन पेयर जो था वो लोन पेयर यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाया, और जब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो ये डबल बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज आया। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये ग्रुप के रहने के कारण से हमारे पास रिंग में नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो रिंग में नेगेटिव चार्ज आ गया माने रिंग में चार्ज डेंसिटी बढ़ गया है। रिंग में चार्ज डेंसिटी कब बढ़ेगा, जब ये चार्ज डेंसिटी को अपने से दूर भेजेगा। तो माने ये चार्ज डेंसिटी को अपने से दूर भेज रहा है, इसलिए रिंग में चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है। रिंग में चार्ज डेंसिटी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रिंग में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज को आने को ही हम लोग बोलते हैं रिंग में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ना। तो अगर ये रिंग में नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका माने रिंग में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है। देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, थोड़ा देर बाद फिर से जब रेजोनेंस होगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा थोड़ा देर बाद, तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए हमारे पास बेंजीन रिंग में 3 जगह पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो सीधा मतलब ये है कि रिंग में नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो रिंग में नेगेटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं माने रिंग में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है। तो अगर कोई रिंग में या फिर कहीं पर भी कुछ बढ़ता है तो उसका ज़रूर कोई देने वाला होगा, तभी तो वहाँ पे बढ़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है माने ये नेगेटिव चार्ज जरूर कहीं से आ रहा है, माने कोई नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर भेज रहा है, तभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है। तो दूर भेजने वाला ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है। माने ये ग्रुप के पास, माने कोई भी ग्रुप के पास लोन पेयर हो या फिर कोई ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज हो तो वो ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम में नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर देता है। सीधा हमें एक शॉर्टकट ध्यान में रखना है, ग्रुप के पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो तो वो ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम में नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर देता है। नेगेटिव चार्ज को डेवलप करना माने चार्ज डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ जाना, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ जाना, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है माने ये जरूर ये ग्रुप चार्ज को अपने से दूर भेज रहा होगा, तभी यहाँ पे बढ़ रहा होगा। देखिए सिस्टम दो ही चीज़ से बना है, इस ग्रुप से कंजुगेटेड सिस्टम से। इस कंजुगेटेड सिस्टम में चार्ज डेंसिटी बढ़ गया माने ये यहाँ से चार्ज डेंसिटी छोड़ा जा रहा है, यहाँ से चार्ज डेंसिटी छोड़ा गया और चार्ज डेंसिटी नीचे आ रहा है, यहाँ से चार्ज डेंसिटी नीचे आ रहा है। तो यहाँ से चार्ज डेंसिटी नीचे आ रहा है माने चार्ज डेंसिटी को अपने से दूर भेज रहा है, ये चार्ज डेंसिटी को अपने से दूर भेज रहा है और इसको चार्ज डेंसिटी दे रहा है, ये अपने से दूर भेज रहा है। तो जो ग्रुप अपने से दूर भेजता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लस एम ग्रुप। तो यहाँ से हमें बस यही समझना है, अगर ग्रुप के पास लोन पेयर हो या फिर ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज हो तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर भेजता है, और अपने से दूर भेजता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। अब मान लीजिए यही वाला ग्रुप है, तो प्लस एम इफेक्ट का हम शॉर्टकट क्या ध्यान रखेंगे, अगर ये कोई ग्रुप के पास लोन पेयर आ गया या फिर कोई ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि वो ग्रुप शो कर रहा है प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट का यही होता है कि ग्रुप के पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। हम लोग प्लस एम इफेक्ट का कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए ओ के पास माइनस चार्ज, ओ आर, देखिए ओ के पास माइनस चार्ज है, कोई एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर एटम के पास लोन पेयर हो, तो देखिए ओ आर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो अगर ये एटम के पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। तो ये सारे के सारे प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। NH2 फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये सब प्लस एम ग्रुप हो गए। फिर से देखिए OCOCH3, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये डैश रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम को जोड़ रहे हैं, माने ये है हमारा बेंजीन का रिंग, ये है बेंजीन का रिंग। तो बेंजीन का रिंग हो गया हमारा कंजुगेटेड सिस्टम। बेंजीन के रिंग को हम लोग पीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पीएच का माने होता है बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग को ही हम लोग पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये वाला जो चीज़ है, ये वाला चीज़ सब में कॉमन है, ये वाला चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंजुगेटेड सिस्टम, ये हो गया कंजुगेटेड सिस्टम। तो किसी भी ग्रुप को कंजुगेटेड सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, तो समझिए बात को, इस O माइनस को बेंजीन के साथ जोड़ा जा रहा है जो कि एक आइडियल कंजुगेटेड सिस्टम है। तो चूंकि O के पास नेगेटिव चार्ज है, इस O के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इस ऑक्सीजन को जोड़ा जा रहा है। तो फिर से जब भी किसी ग्रुप को जोड़ा जाए कंजुगेटेड सिस्टम के साथ, आप ध्यान दीजिए ग्रुप के पास लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो इस ग्रुप को इस कार्बन से नहीं जोड़ा जा रहा है, बेंजीन को या फिर कंजुगेटेड सिस्टम को आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कंजुगेटेड सिस्टम को किस एटम से जोड़ा जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर यदि बेंजीन को इस कार्बन के एटम से जोड़ा जाता तब प्लस एम नहीं बोलते, क्योंकि अगर इस बेंजीन को इस कार्बन एटम के साथ जोड़ा जाता तब हम देखते हैं कि इस कार्बन एटम पे लोन पेयर है या नहीं। तो जिस एटम के साथ जोड़ा जाएगा उस एटम पे देखना है वहाँ पे लोन पेयर है या नहीं। तो यहाँ पे बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जा रहा है,
तो जब ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जा रहा है तब ऑक्सीजन पे देखेंगे लोन पेयर है या नहीं, तो ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ऑक्सीजन भी शो करेगा प्लस एम इफेक्ट। इस तरह से हम लोग प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट देखते हैं। अब ध्यान दीजिए माइनस एम इफेक्ट कब बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट तब बोलेंगे जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो माइनस एम इफेक्ट का ध्यान दीजिए। अब ये हमारा फिर से बेंजीन हो गया हमारा कंजुगेटेड सिस्टम। माइनस एम इफेक्ट कब होता है, जब कोई भी एक एटम को जोड़ दे, कोई भी एटम को जोड़ रहे हैं एक्स डबल बॉन्डेड वाई ऐसा हो जाए, या फिर बेंजीन रिंग के साथ किसी भी एक्स ट्रिपल बॉन्डेड वाई, या फिर कोई भी एटम जिसके पास एक्स प्लस चार्ज विथ वैकेंट ऑर्बिटल, प्लस चार्ज होने से ही नहीं होगा, प्लस चार्ज के साथ साथ वैकेंट ऑर्बिटल भी होना पड़ेगा, या फिर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी न्यूट्रल एटम, जैसे न्यूट्रल एटम जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। और वैसे हमारा एग्जांपल हमें पता होता है जो बोरोन में, जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं BH2, इसका एग्जांपल लिया जा सकता है BH2, तो बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसलिए। अब देखिए तो माइनस एम का 4 ठो केस क्राइटेरिया हो गए। पहला क्राइटेरिया एक्स डबल बॉन्डेड वाई, इसमें क्राइटेरिया क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स। इसके में भी सेम एक्स ट्रिपल बॉन्डेड वाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई एक्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका एक ऐसा एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए बेंजीन का रिंग है और यहाँ पे जोड़ रहे हैं CH डबल बॉन्डेड O, इस तरह से देखिए एक्स डबल बॉन्डेड वाई है, देखिए ये है कंजुगेटेड सिस्टम बेंजीन का रिंग और इससे जोड़ रहे हैं CHO को, तो CHO को जोड़ते ही C डबल बॉन्डेड O तो हो गया इस टाइप का एक्स डबल बॉन्डेड वाई, एक्स के जगह पे रख दिए C को, वाई के जगह पे रख दिए O को, और बोले हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई का ज़्यादा होना चाहिए एक्स से, मैंने वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा होना चाहिए, मैंने O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से है, तो मैंने ये वाला ग्रुप किस में आ गया, माइनस एम ग्रुप में आ गया है। माइनस एम ग्रुप ये क्यों होगा, क्योंकि माइनस एम ग्रुप इसलिए हो जाएगा, समझिए बात को, माइनस एम ग्रुप इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक्स के जगह पे कार्बन को रख देते हैं, वाई के जगह पे ऑक्सीजन को रख देते हैं, तो माइनस एम इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इसलिए खींच रहा है क्योंकि अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, हमें पता है रेजोनेंस, कौन सा रेजोनेंस, पाई सिग्मा पाई, और हम आपको बोले हैं कि जब भी C डबल बॉन्डेड O आपको सिस्टम में दिख जाए तो O बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, तो ये ऑक्सीजन की तरफ टूटा और ये पाई वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो ये पाई यहाँ पे चला गया, ऑक्सीजन की तरफ टूटा, ये जब इधर चला गया तो यहाँ पे चला जाते ही ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर गया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड चूँकि टूट के यहाँ पे गया है तो ये बॉन्ड यहाँ से तो चला जाएगा लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और चूँकि ये बॉन्ड यहाँ था पहले, यहाँ से यहाँ पे चला गया है तो इस एटम के पास प्लस चार्ज आ गया है। तो देखिए जब हम लोग प्लस में इफेक्ट पढ़ रहे थे तब देखे थे रिंग में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, लेकिन माइनस एम के समय रिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा माने रिंग से चार्ज डेंसिटी घट रहा है, चार्ज डेंसिटी घट रहा है माने जो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है वो रिंग से चार्ज डेंसिटी को खींच रहा है, तभी तो रिंग में चार्ज डेंसिटी घटेगा। कोई रिंग से चार्ज डेंसिटी घटेगा तब जब रिंग से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन को चार्ज को खींच रहा है, अगर वो अपने तरफ खींच लेगा तो चार्ज डेंसिटी अपने आप घट जाएगा, इसलिए प्लस चार्ज आ रहा है। प्लस चार्ज मैंने लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस कोई प्लस चार्ज बोलते हैं, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है मैंने लॉस हो रहा है मैंने जो उससे जुड़ा है वो उसे खींच रहा है, तो चूंकि ये वाला ग्रुप खींच रहा है इसलिए इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं माइनस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप में सीधा सीधा होता है कि लोन पेयर को अपने से दूर भेजा जाता है, और माइनस एम ग्रुप में लोन पेयर को अपने तरफ खींचा जाता है। तो माइनस एम ग्रुप 4 तरह का होते हैं। कौन सा तरह का ग्रुप, पहला वाला टाइप एक्स डबल बॉन्डेड वाई। एक्स डबल बॉन्डेड वाई में क्राइटेरिया क्या है, वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा होना चाहिए, वाई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा होना चाहिए। इसका एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्डेड O। C डबल बॉन्डेड O में देखिए O C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक्स डबल बॉन्डेड वाई ये क्राइटेरिया हो गया। तो ये वाला ग्रुप कौन सा शो करेगा, माइनस एम ग्रुप। हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कौन सा प्लस एम ग्रुप है माइनस एम ग्रुप है। एक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, न्यूट्रल एटम वाला BH2 ले सकते हैं क्योंकि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर यदि मान लीजिए यहाँ पे BH2 हो जाता है एक्स के जहाँ पे, यहाँ पे BH2 हो जाता है तो यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल हो जाता, और वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण से फिर से रेजोनेंस यहाँ पे चालू हो जाता, पाई इधर चला जाता, यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाता, यहाँ बोरोन के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है और बोरोन के पास नेगेटिव चार्ज बन जाता। तो इस तरह से देखिए फिर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग से घट रहा है माने रिंग से दूर भेज रहा है, रिंग से दूर चला जाना माने ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींच रहा है इसलिए माइनस एम, इसलिए बोरोन BH2 का लोन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण से ये भी माइनस एम शो करता है। और माइनस एम कौन शो करेगा, कोई भी एटम हो उस एटम के पास प्लस चार्ज के साथ कोई भी कैटायन के
प्लस चार्ज के साथ साथ उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होने का इंपॉर्टेंस है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं, Sr2+। Sr2+ में सल्फर के पास तो प्लस चार्ज है, लेकिन प्लस चार्ज होने के साथ साथ इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तभी इसका -m होगा। या फिर मान लीजिए हम ले लेते हैं OH2+, तो OH2+ में ध्यान दीजिए, OH2+ में क्या है, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, लेकिन ये -m नहीं करेगा। -m नहीं करेगा इसलिए क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल क्यों नहीं है, उसके लिए OH2+ का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ये है O, ये है 2 H, ये पहला H, ये दूसरा H। ऑक्सीजन के ऊपर में प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर में एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर होने के कारण से ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पता कीजिए क्या है, ये एक तो बॉन्ड बना रहा है जो कि कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा, या इसको बेंजीन रिंग के साथ जोड़ देते हैं, ये है कंजुगेटेड सिस्टम। ये एक तो बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, इसको बेंजीन रिंग के साथ जोड़ा जा रहा है इस तरह से। तो बेंजीन रिंग के साथ जोड़ा जाने के कारण से तो देखिए एक बॉन्ड, ये दूसरा, वो तीसरा बॉन्ड, 3 तो बॉन्ड बन गया है और एक तो लोन पेयर। तो 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो जब भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा ही नहीं। अगर यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन गलती से sp2 हो जाता तो sp2 हो जाने पे क्या होता है, sp2 जब किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है तब वैकेंट ऑर्बिटल बनने का चांस होता है। sp3 में कभी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बनता है। sp2 में क्यों वैकेंट ऑर्बिटल बनता है, क्योंकि sp2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है। जब इस तरह से होता है तब क्या हो जाता है कि ये एक s और ये 2 p, तो sp2 बन गया, तो एक तो ऑर्बिटल वैकेंट हो जाता है। लेकिन sp3 अगर यदि हो जाए तो sp3 में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। तो शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा, चूँकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो sp3 होने के कारण से इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। और इसको शॉर्टकट में क्या ध्यान रख सकते हैं कि सेकंड पीरियड एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन हो जाए या फिर नाइट्रोजन हो जाए, इस सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास जब प्लस चार्ज आ जाए तो ये सब -i ही शो करेगा, -m नहीं शो करेगा, क्योंकि सेकंड पीरियड के पास कोई भी d ऑर्बिटल्स नहीं होता है। d ऑर्बिटल थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है, क्योंकि 3d बिलोंग होता है, 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। 2d एग्जिस्ट नहीं करने के कारण से ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट जैसे O+ हो या फिर N+ हो, तो इस सब का -i होगा। -m इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो माने प्लस चार्ज होने के साथ साथ उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए। तो पहले हमें कोई सी एटम के पास प्लस चार्ज दिख जाए तो पहले हमें उसमें चेक कर लेना है वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं। वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि उसके पास -m है, नहीं तो नहीं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं प्लस m -m का। जैसे देख लीजिए कुछ एग्जांपल, जैसे CH2+, CH2-, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स, ऑल हैलोजेंस, X, BH2, COOR, साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप NO2 इसको बोलते हैं, इसको हम लोग NO2 बोलेंगे, NO2, SH2, PH3+, OCOCH3, O-, OR, OH2+, NH3+। इस सब ग्रुप में हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा है +m, कौन सा है -m। सबसे पहले CH2+ का स्ट्रक्चर देखिए, ये है C और ये है 2 हाइड्रोजन और इसके पास है प्लस। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। कार्बन के और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6, तो 2,4। मैंने इसको अगर 2s ऑर्बिटल मान लेते हैं, 2p मान लेते हैं, इसको 1s मान लेते हैं, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 और 2p में इस तरह से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन इसका हमें पता लगा है, sp2 क्यों sp2 पता लगा है, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है। देखिए CH2 है तो 2 हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, दूसरा एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, तीसरा ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा होगा, माने इसे मान लीजिए बेंजीन के साथ जुड़ा होगा। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड तो sp2, 1 2 बॉन्ड तो sp, 4 बॉन्ड तो sp3, तो 3 बॉन्ड है तो sp2, माने 1 s और 2 p हाइब्रिडाइज हो गए। और जैसे हाइब्रिडाइज हो गए तो देखिए एक तो प्री ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल बच गया है, तो जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बच गया है तो वैकेंट ऑर्बिटल बचने के कारण से हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्लस चार्ज तो है
और प्लस चार्ज होने के साथ साथ इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो प्लस चार्ज होने के साथ साथ वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो प्लस चार्ज होने के साथ साथ किसी भी एटम के पास प्लस चार्ज हो और प्लस चार्ज होने के साथ उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी हो, तब हम लोग बोलते हैं उसके पास इफेक्ट हो जाता है -m। तो -m का क्राइटेरिया क्या है? प्लस चार्ज हो, प्लस चार्ज के साथ वैकेंट ऑर्बिटल भी हो। अब नेक्स्ट करेंगे CH2-। तो CH2- का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। CH2-, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3। और हम लोग शॉर्टकट में क्या देखे हैं, किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो तो वो शो करता है -m। लेकिन -m देखिए कब शो होगा, देखिए CH2- है, CH2- का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3। 1 2 3 माने sp 1 2 3। देखिए 3 बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड तीसरा बॉन्ड, और एक तो नेगेटिव चार्ज भी तो है, तो नेगेटिव चार्ज भी है लोन पेयर के फॉर्म में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण से इसका इफेक्ट हम लोग ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई एटम के पास लोन पेयर हो या फिर एटम के पास नेगेटिव चार्ज हो तब उसका +m इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और चूंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो +m -m तभी होता है जब सिस्टम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। तो CH2- में कार्बन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए इसका ना ही +m होगा ना ही -m होगा। इसका तब हम लोग इफेक्ट शो कर देंगे +I, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका हम लोग +I इफेक्ट शो कर देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन का। हैलोजन का ध्यान दीजिए, हैलोजन में एक बार क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, सब हैलोजन के पास अपना अपना लोन पेयर होता है। तो जब भी किसी भी एटम के पास लोन पेयर हो तो उसका हो जाएगा +m इफेक्ट। हैलोजन का +m इफेक्ट भी होता है और -I इफेक्ट भी होता है। -I क्यों? क्योंकि इसके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने के कारण से इसका -I इफेक्ट। तो हैलोजन के केस में ध्यान रखिएगा, +m और -I में जीत जाता है -I। माने हैलोजन के लिए हम लोग +m, जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा +m है -m तब बोलेंगे +m, पूछा जाएगा +I है -I तब बोलेंगे -I। लेकिन जब क्वेश्चन में +m बोला जाएगा और -I बोला जाएगा तब हम लोग बोलेंगे -I, क्योंकि -I ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। BH2 में जानते हैं हम बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये याद कर लीजिएगा इसको। BH2 में बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण से ये -m शो करता है। COOR इसमें ध्यान दीजिए, ये वाला एक कोई सी भी एक हमारा कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये X डबल बॉन्डेड Y ये टाइप हो गया, X डबल बॉन्डेड Y जिसमें Y X से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो देखिए X डबल बॉन्डेड Y, ये C को X मान लीजिए, डबल बॉन्डेड O को Y मान लीजिए, और Y C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Y X से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Y है ऑक्सीजन, X से कार्बन, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे Y X से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा -m ग्रुप। मैंने सीधा आपको क्या ध्यान रखना है, -m तब होगा जब बेंजीन रिंग या फिर कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम से कोई भी एटम जुड़ा हो, वो एटम किसी दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। कोई भी एटम अगर यदि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, कोई भी एटम जब बेंजीन रिंग या फिर कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा है, वो एटम जब कोई भी डबल बॉन्ड बना रहा होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तब वो इफेक्ट हो जाता है -m। सीधा इस तरह से ध्यान रखिएगा, कोई भी एटम बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है और या फिर कोई कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा है, वो एटम डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तब हम लोग बोलेंगे -m इफेक्ट। यहाँ पे देखिए OH2 प्लस चार्ज तो है, तो प्लस चार्ज होते ही -m नहीं होता है, प्लस चार्ज होते ही -m तब होता है जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, साथ में साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो OH2 में तो ये सिर्फ शो करेगा -I शो करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से ये शो करेगा -I इफेक्ट। इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है भी नहीं, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और sp3 होते ही इसके पास कोई प्योर p ऑर्बिटल नहीं है। OCOCH3 में देखिए हम लोग ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, हम अपने कंजुगेटेड सिस्टम को ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, तो ये डैश फ्री वैलेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये डैश जिस एटम के साथ जोड़ा है हमें उसी एटम से काम करना है। देखिए जितने क्वेश्चन में ये डैश जोड़ा था हम उसी एटम के साथ काम कर रहे हैं। देखिए ये डैश यहाँ पे इस कार्बन के साथ जोड़ा था तो इस कार्बन के साथ काम कर रहे हैं। तो जो भी ग्रुप के साथ जोड़ा होगा उस ग्रुप पे एनालाइज करना है। तो इस ग्रुप पे एनालाइज कीजिए, तो ये ग्रुप किसी के साथ डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है, इस ग्रुप का किसी भी ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो डबल बॉन्ड बनता तब -m का कुछ लॉजिक आता है, लेकिन डबल बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा है, तो -m होगा नहीं। लेकिन इस ग्रुप के पास ध्यान दीजिए लोन पेयर है, तो कभी भी ग्रुप के पास लोन पेयर दिख जाए आपको, या फिर ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज दिख जाए, तो ऑलवेज +m इफेक्ट होगा। अब अगर ग्रुप के पास
डबल बॉन्ड दिख जाए या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तब वो माइनस एम होगा। तो प्लस एम समझने का क्या क्राइटेरिया है, ग्रुप के पास लोन पेयर हो जाए या फिर ग्रुप के पास डबल बॉन्ड हो जाए, ग्रुप के पास लोन पेयर हो जाए या फिर ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज हो जाए, तब वो प्लस एम। अब अगर यदि ग्रुप के पास डबल बॉन्ड हो जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ ट्रिपल बॉन्ड, तब माइनस एम। अगर यदि लोन पेयर और माइनस नेगेटिव चार्ज, तब प्लस एम। तो देखिए NO2 का ध्यान दीजिए, NO2 में देखने में लगता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो प्लस एम, लेकिन ऐसा नहीं। NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए तो N डबल बॉन्डेड O और N के पास प्लस, ऑक्सीजन के पास माइनस। तो ध्यान दीजिए, एक एटम जो डबल बॉन्ड जोड़ रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ कंजुगेटिव सिस्टम को जोड़ेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस एम। ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, X डबल बॉन्डेड Y वाला हो गया, जिसमें Y X से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है। SH2 प्लस, सल्फर के पास प्लस चार्ज तो है, लेकिन सल्फर थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स रहते हैं, तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो प्लस चार्ज के साथ वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये हो जाएगा माइनस एम। PS3 में भी देखिए, P फॉस्फोरस थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास प्लस चार्ज हो तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास 3d ऑर्बिटल रहेगा वैकेंट, और थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ प्लस चार्ज हो तो प्लस चार्ज होने के साथ साथ वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो ये हो जाएगा माइनस एम इफेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे NH3 प्लस में ध्यान दीजिए, NH3 प्लस में नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है, लेकिन नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ध्यान दीजिएगा प्लस चार्ज के साथ CH2 प्लस को मत पकड़िएगा, क्योंकि CH2 प्लस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब ये मत सोचिएगा कि कार्बन भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा। सही बात है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल रहता है। वैकेंट p ऑर्बिटल इसलिए रहता है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन सेकेंड पीरियड का होने के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास वैकेंट p और p ऑर्बिटल है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसका, sp2 होता तब बोलते वैकेंट p और p ऑर्बिटल है, सेकेंड पीरियड में बिलोंग करता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के कारण से इसके पास वैकेंट p और p ऑर्बिटल नहीं है, और सेकेंड पीरियड में होने के कारण से इसके पास 3d ऑर्बिटल भी नहीं है, तो वो सब कुछ भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज होने के कारण से माइनस आई होगा, लेकिन माइनस एम नहीं होगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, CH2 में वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, वो भी प्योर p ऑर्बिटल, इसलिए CH2 प्लस माने कार्बोकैटायंस का जनरली माइनस एम इफेक्ट शो होता है। और OH2 प्लस, NH3 प्लस, ये सब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। कार्बन भी सेकेंड पीरियड का था, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, sp2 होने के कारण से इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। ये भी सेकेंड पीरियड का है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, sp3 है, और sp3 होने के कारण से इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो माइनस एम नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्लस एम माइनस एम तभी होगा जब रेजोनेंस होगा, और वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी रेजोनेंस होगा, इसलिए माइनस एम तभी होता है जब प्लस चार्ज के साथ वैकेंट ऑर्बिटल हो। माइनस एम तब होता है जब कोई भी एटम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा हो, या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, या फिर प्लस एम तब होता है जब भी किसी भी एटम के पास लोन पेयर हो, या तो किसी भी एटम के पास लोन पेयर हो, या फिर किसी भी एटम के पास हमारे नेगेटिव चार्ज हो, तब हम लोग बोलते हैं उसका हो जाएगा प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट के लिए बस सीधा ध्यान रखिए कि एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, या फिर एटम के पास डबल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग ये सब एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, इस एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ये सब एक्सेप्शन है। BH3 का ध्यान दीजिएगा, BH3 का ऑलवेज प्लस आई इफेक्ट होता है। ये वाला ग्रुप, ये दोनों ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट होगा। माइनस एम इफेक्ट क्यों होगा? क्योंकि अगर इसको हम लोग बेंजीन रिंग के साथ जोड़ देंगे इस तरह से, तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर होगा, माने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट हो जाएगा माइनस एम। ये CH2 डबल बॉन्डेड CH2, हम लोग आपको दिखाए बोले थे कि कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो माइनस एम होता है, लेकिन ये भी बोले थे कि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसलिए इसका प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है। उसी तरह ये भी देखिए सेम है। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन को समझिए कि बेंजीन को बेंजीन के साथ जोड़ा जाएगा। ये बेंजीन है, तो हमें अब ये बेंजीन एज अ ग्रुप बिहेव कर रहा है।
अब इस बेंजीन को हम लोग कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जोड़ेंगे। कंजुगेटेड सिस्टम मैंने मान लीजिए अब बेंजीन के साथ जोड़ दिए हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे कि इस बेंजीन पे कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम या माइनस एम। तो इसका भी प्लस एम भी होता है, माइनस एम भी होता है। प्लस एम कब होगा, जब ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, इसको तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है तो प्लस एम। माइनस एम कब होगा, जब ये पाई बॉन्ड इधर आया है और इधर तोड़ दिया तो ये माइनस एम। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यदि ये ग्रुप, अगर यदि कोई भी ग्रुप है, यह है कंजुगेटेड सिस्टम और यह है ग्रुप, एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल में ले लेते हैं बेंजीन, ग्रुप के एग्जाम्पल में ले लेते हैं OH। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये ग्रुप लोन पेयर होने के कारण से शो करेगा प्लस एम इफेक्ट। और तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये ग्रुप शो कर रहा है प्लस एम इफेक्ट तो ये ग्रुप, देखिए ये ग्रुप प्लस एम माने क्या, ये रेजोनेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है। तो चूंकि रेजोनेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है उसको प्लस एम बोलते हैं। तो ये प्लस एम शो करेगा, माने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, माने इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में भेज रहा है। तब ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो रिवर्सली ये भी तो बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस एम इफेक्ट। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो बेंजीन का शो रहा है माइनस एम इफेक्ट। वहीं पे OH के जगह पे अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं C डबल बॉन्डेड OOH, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होने के कारण से ये माइनस एम जैसे बिहेव करेगा। तो ये अगर माइनस एम जैसे बिहेव कर रहा है, मैंने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है C डबल बॉन्डेड OH वाला ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और इससे जुड़ा है, तो इससे खींच रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इधर खिंचा रहा है, माने ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है, तो अब ये कौन सा इफेक्ट शो करने लगे, बेंजीनिंग प्लस एम। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट भी होता है, माइनस एम भी इफेक्ट भी होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं C डबल बॉन्डेड CH2 का प्लस एम भी होगा, माइनस एम होगा। प्लस एम कब होगा, मान लीजिए इसको OH के साथ जोड़ दिए तो ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा। तो अपने से ये वाला OH इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो माइनस एम हो जाएगा। लेकिन OH के जगह पे अगर जोड़ देंगे C डबल बॉन्डेड OOH तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जैसे बेंजीन में देखे थे। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को ये अपने से दूर भेजेगा, तो दूर भेजेगा तो प्लस एम। तो ध्यान दीजिएगा प्लस एम माइनस एम किसका होता है। और ये आइसोसाइनाइड, इसमें ध्यान दीजिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन। अगर यदि मान लीजिए साइनाइड में ये इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा इसका ना ही प्लस एम होता है ना ही माइनस आई में होता है, इसका सिर्फ होता है माइनस आई होता है। इसका ना ही प्लस एम होगा ना ही माइनस एम होगा। क्यों नहीं प्लस एम होगा माइनस एम होगा, मान लीजिए इसका माइनस एम हो रहा है, तो माइनस एम हो रहा है तो बेंजीन का रिंग इधर जाएगा और ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा, लेकिन ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है। ये पाई बॉन्ड अगर इसके पास आ गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण से ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे माइनस एम भी नहीं हो रहा है। प्लस एम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड अगर इधर टूट गया तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट अनस्टेबल कंडीशन के लिए आइसोसाइनाइड का ना ही प्लस एम होता है ना ही माइनस एम होता है। आइसोसाइनाइड का सीधा हो जाता है माइनस आई। तो ये सब कुछ एक्सेप्शन थे, उसको याद रखिएगा। BH3 माइनस का प्लस आई इफेक्ट होता है, ना ही प्लस एम होता है ना ही माइनस एम होता है। तो एक्सेप्शंस वाला ध्यान दे दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं किसका ज़्यादा प्लस एम होगा, किसका ज़्यादा माइनस एम होता, तो इस तरह से होता है। हम लोग एसिडिटी पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमें एसिडिक स्टेट निकालना है CH4 का, NH3 का, H2O का और HF का। एसिडिटी निकालने के लिए हमारा तरीका क्या है, सब में से H+ को हटा दीजिए, तो CH4 में से H+ हटते ही बन जाएगा CH3 माइनस, NH3 में से H+ हटते ही बन जाएगा NH2 माइनस, H2O में से H+ हटते ही बन जाएगा OH माइनस, HF में से H+ हटते ही बन जाएगा F माइनस। अब ये भी जो भी चार्ज बना है, चार्ज का स्टेबिलिटी खोजना है। फ्लोरीन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर में इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर में इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। ये चारों एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं। तो सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से काम करना है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल, माने ये वाला है सबसे ज़्यादा स्टेबल। और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल उसका एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसका कंजुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल उसका सबसे ज़्यादा एसिडिटी सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से एसिडिटी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एसिडिटी और कुछ करना है, तो एसिडिटी में ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल है CH3CH2OH, 2 डिग्री अल्कोहल है CH3CH,
CH3OH और 3 डिग्री अल्कोहल CH3OH। इसमें से बताना कौन सा अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक, एसिडिटी स्टेट निकालना। सीधा हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, H+ को हटा दीजिए। H+ को हटते ही नेगेटिव चार्ज बनेगा, H+ हटते ही नेगेटिव चार्ज बनेगा, H+ हटते ही नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब इस नेगेटिव चार्जेस का स्टेबिलिटी चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप तीनों डायरेक्शन से प्लस आई शो करेगा। जितना ज़्यादा प्लस आई शो करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका स्टेबिलिटी घटेगा। तो यहाँ पे सबसे कम स्टेबल, उसके बाद स्टेबल ये, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। तो जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल उसका एसिडिटी सबसे ज़्यादा, ये कंपाउंड ए, ये कंपाउंड बी, ये कंपाउंड सी। ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजने के कारण से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा माने स्टेबिलिटी घट जाएगा। और यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा घटेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस आई, 3 प्लस आई, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस आई, इसलिए इसका थोड़ा कम स्टेबल, इसका स्टेबिलिटी थोड़ा कम घटेगा और इसका स्टेबिलिटी सबसे कम घटेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया कंपाउंड ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल उसका एसिडिटी सबसे ज़्यादा। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी।